बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इसके हम शार्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। एक पार्ट हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट में आप लोगों को वेलकम करता हूं। मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो काइंडली इनको लाजमी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वाई हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी हाई। आयोडीन एक नॉन पोलर मालिक्यूल है और आयोडीन का साइज़ जो है ये बाकी हैलोजन से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसा होता है कि जब दो आयोडीन मालिक्यूल्स करीब होते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि उनमें पोलराइजेबिलिटी डेवलप हो जाती है और इस पोलराइजेबिलिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होती हैं, जिस वजह से जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। चूँकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो इस वजह से जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है उसके लिए हीट ज़्यादा चाहिए होती है। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम किसी सॉलिड को डायरेक्टली एवेपोरेट करते हैं वेपर्स में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो पानी ठंडा करते हैं, रखते हैं, क्यों? अर्थनवेयर वेसल्स पोरस होते हैं, उनमें मसाम होते हैं। व्हेन वाटर इज केप्ट इन अर्थनवेयर वेसल्स इट एवेपोरेट्स थ्रू दीज पोर्स बाय कैपिलरी एक्शन ड्यू टू कंटिन्यूस एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स द हाई एनर्जी मालिक्यूल्स escape। जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो वाटर की सरफेस से निकल जाते हैं, बाकी लो एनर्जी मालिक्यूल्स रह जाते हैं। तो ओवरऑल जो वाटर की मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। देयरफॉर द अर्थनवेयर वेसल कीप्स वाटर कूल। क्वेश्चन नंबर 13, वन फील्स सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ। हम जानते हैं कि वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। अंडर द फैन द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीजेस, क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ एयर होती है। व्हेन हाई एनर्जी मालिक्यूल्स escape from the surface of the body by taking heat from the body the temperature of the body falls, hence one feels sense of cooling under the fan after bath। और अगर हम बात करें एनर्जी के हवाले से मालिक्यूल्स की टाइप्स की, तो तीन तरह के मालिक्यूल्स होते हैं। कुछ की एनर्जी हाई होती है, कुछ की मीडियम होती है और कुछ की लो होती है। जो तो हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल्स होते हैं वो तो सरफेस से निकल जाते हैं और जो लो एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से बिल्कुल नहीं निकलते। जो मीडियम एनर्जी वाले मालिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर। कि वाटर के मालिक्यूल में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। वाटर का फार्मूला होता है H2O, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं एक मालिक्यूल में और एक ऑक्सीजन एटम होता है। जो ऑक्सीजन एटम होता है वो हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन पुल्स द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड डेवलप्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन एटम डेवलप्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन एटम्स पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट्स द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द नेबरिंग मालिक्यूल एंड अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज कम्पेयर टू सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो वाटर के मालिक्यूल में अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। हाउ इज इट रिलेटेड विद द एक्सटर्नल प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। और हम जानते हैं किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू को चेंज करें तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। या आप ये कह लें कि हम एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू को चेंज करके किसी लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल is the quantitative measurement of the extent to which its electronic cloud can be distorted
आर पोलराइज्ड। किसी भी मालिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी उसकी वो हद है जिस हद तक उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और अ मालिक्यूल टू फॉर्म मोमेंट्री डाइपोल्स। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो एक साइड हल्की सी पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी साइड हल्की सी नेगेटिव हो जाती है, तो मोमेंट्री डाइपोल्स बनते हैं, विच मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एटम और मालिक्यूल टू बिकम पोलर बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम्स। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है। अभी हमने आयोडीन के केस में देखा कि वो उसका साइज़ बाकी हेलोजेंस एटम्स की निस्बत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होती हैं और आयोडीन का जो स्टेट है वो सॉलिड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट्स। क्रिस्टल लैटिस इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये पॉइंट्स 3D स्पेस में एटम्स, आयंस या मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट को शो करते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दीज पॉइंट्स, these atoms, ions और molecules are located at definite positions, और इन पोजीशंस को हम लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं या लैटिस साइट्स बोलते हैं। ये एक सिंपल सी क्रिस्टल लैटिस दिखाई गई है, ये एक मुकम्मल यूनिट सेल है और ऐसे बहुत सारे सेल्स अपने आप को रिपीट करके एक मुकम्मल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, और ये इसके क्रिस्टल पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सिमेट्री? गिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। The repetition of faces, angles or edges when a crystal is rotated by 360 degree along its axis is called symmetry. There are various types of symmetry elements found in crystals, लेकिन जो most important symmetry elements होते हैं वो center of symmetry हो सकता है। ये आप डायग्राम देखें, ये center of symmetry होता है, axis of symmetry होता है, ये देखें ऐसे, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप होती है, और अमॉर्फस जो हैं ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये हर सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनमें एक मेल्टिंग पॉइंट की सॉफ्ट रेंज होती है, बल्कि इनकी शार्प नहीं होते। अनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, और अनिसोट्रॉपी ये ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई क्रिस्टल डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स में सोडियम क्लोराइड, शुगर, आइस और डायमंड वगैरह। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, और आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती हैं, आज़ाद होती हैं। एग्जाम्पल्स में रबर, प्लास्टिक, ग्लू और ग्लास वगैरह। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन लैटिस एनर्जी विद एग्जाम्पल। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। यानी कि गैसियस आयन से 1 मोल किसी सॉलिड का बनना, इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हो वो लैटिस एनर्जी होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयंस इन द गैसियस फेज। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल। जब एनर्जी रिलीज हो रही हो तब माइनस का साइन, और जब एब्जॉर्ब हो रही हो तब पॉजिटिव का साइन। Lattice energy gives us information about the forces of attraction between opposite ions in crystalline solid. ये आपने एग्जाम्पल्स भी साथ देनी है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट सेटिस्फाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।